नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत छायावाद युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है। छायावादी विशेष रूप से हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक प्रमुख युगवाणी रही। छायावाद भावोच्छ्वास प्रेरित स्वच्छंद कल्पना वैभव का काव्य है। इसमें देश कालगत वैशिष्ट्य के साथ साथ संसार की सभी जातियों के उत्थान हेतु आशा आकांक्षा निरंतर व्यक्त होती रही है। छायावादी कवियों ने रूढ़िवादी साहित्य के आवरण को तोड़ा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साहित्य की मजबूत नींव रखी। इस प्रकार आज हम छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत इनके काव्य विषय और भाव संयोजन पर चर्चा करेंगे। इनकी काव्य की पहली विशेषता है जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण। छायावादी कवियों की दृष्टि बाह्य जगत से हटकर अंतर्मन की ओर उन्मुख हुई। उन्होंने जगत में होने वाली घटनाओं, बाह्य क्रियाकलाप और स्थूल पदार्थों का वर्णन न करके अपने अंतर्मन में झांका, अपने मनोजगत का विश्लेषण किया, भाव जगत में डूबे और वहाँ प्राप्त भाव मुक्ताओं को खोजकर उन्होंने उनका चित्रण किया। प्रेम भाव न केवल मानव जीवन को संचालित करने वाली एक महान शक्ति है, अपितु वह अत्यंत तरल और मनोरम भाव भी है। अतः इन कवियों ने प्रेमासक्त हृदय की विविध दशाओं और मनोभावों का अत्यंत मोहक चित्रण अपने साहित्य में किया है। इस प्रकार हम देखते हैं इनके काव्य की दूसरी प्रमुख विशेषता है व्यक्तिवाद की प्रधानता और आत्मनिष्ठता। छायावाद युग में जहाँ एक ओर औद्योगिकीकरण की प्रतिद्वंद्वात्मक व्यवस्था, अधिकारों की दौड़, पूंजीवाद से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा ने तथा दूसरी ओर स्वच्छंदतावादी विचारधारा ने व्यक्तिवाद को जन्म दिया। इसके परिणाम स्वरूप प्राचीन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का भाव जगा और नए मार्ग पर चलने की ललक पैदा हुई। छायावादी कवियों ने द्विवेदी युगीन काव्य की अति नैतिकता, सुधारवाद, इतिवृत्तात्मकता और रीतिकालीन शास्त्रीय रूढ़ियों का डटकर मुकाबला किया और स्वच्छंद होकर व्यक्तिक प्रेम की अभिव्यंजना की। छायावादी काव्य मूलतः व्यक्तिवादी काव्य है, जिसमें व्यक्ति के सुख दुख की कहानी है। कवि बाहर जगत की ओर ना देखकर अपने भीतर झांकता है, दूसरों की बात ना कहकर अपने सुख दुख, आशा निराशा, मिलन के उल्लास और वियोग की पीड़ा का वर्णन करता है। जयशंकर प्रसाद ने आंसू में, पंत ने उच्छ्वास, महादेवी वर्मा ने अपने विरह गीतों में अपनी निजी पीड़ा को ही अभिव्यक्त किया है। लेकिन ये जरूर महत्वपूर्ण बात है कि इन सब की ये पीड़ा उनकी खुद की ना होकर सर्व सामान्य की पीड़ा है। उनका हंसना और रोना युग के संघर्षलीन प्रत्येक संवेदनशील भारतीय का हंसना और रोना है। इसीलिए दुखी भाई की पीड़ा को देखकर निराला के हृदय में वेदना उमड़ पड़ती है और वो कहते हैं, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। इस प्रकार छायावादी की कविता का विषय अंतरंग व्यक्तिगत जीवन हुआ और छायावाद का कवि आत्मलीन होकर कविता लिखने लगा। छायावाद की यही वैयक्तिकता प्रसाद में आनंदवाद, निराला में अद्वैतवाद, पंत में आत्मरति और महादेवी में परोक्ष रति के रूप में प्रकट हुई है। इस युग की काव्यधारा की अन्य प्रमुख विशेषता है मानवतावाद और उदात्त जीवन दर्शन। छायावादी कवि एक ओर भारतीय दर्शन के सर्वात्मवाद, अद्वैतवाद, बौद्ध दर्शन की करुणा से
विवेकानंद, अरविंद और गांधी के विचारों के माध्यम से परिचित हो चुके थे, तो दूसरी ओर रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि के मानवतावाद से प्रभावित होकर संकीर्णताओं से उठकर विश्व मानवता की भावना से अनुप्रेरित थे। अतः उनके काव्य में सभी दुखी, शोषित, उत्पीड़ित और अभावग्रस्तों के प्रति सहानुभूति व्यक्त है। साथ ही छायावादी कवि संसार के समस्त प्राणियों से प्यार करने का संदेश देते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि सब में एक ही आत्मा का निवास होता है। वे कहते हैं, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूने जीवन में, बरसों प्रभात हिम कणसा आंसू इस विश्व सदन में। इसी प्रकार जहाँ जीवन के उदात्त दर्शन की बात है, तो मानवीय जीवन मूल्यों की उदात्त अवस्था का प्रतिफलन दर्शाते हुए पंत ने इस धरती पर ही स्वर्ग बनाने का स्वप्न पाया है। और पंत कहते हैं, जहाँ प्रेम के साथ रह सके मानव ईश्वर, और कौन सा स्वर्ग चाहिए तुझे धरा पर। इस प्रकार इस युग के काव्य की अगली विशेषता है सौंदर्यमयता और प्रेम। चूँकि छायावादी काव्य अंतर्मुखी चेतना का दर्पण काव्य है, इसलिए इन कवियों में सहज सौंदर्य के प्रति तीव्र आकर्षण है। विशिष्टता तो यह है कि इन्होंने सौंदर्य के भौतिक स्वरूप से ऊपर उठकर मानवीय, प्राकृतिक और भावात्मक सौंदर्य का उद्घाटन किया है। सौंदर्य निरूपण में आंतरिक संवेदना, अनुभूति का प्रत्यक्ष बोध और सृजनात्मक दृष्टि का ही प्राधान्य इस काव्यधारा की अन्यतम उपलब्धि है। इन छायावादी कवियों का सौंदर्य चैतन्य रूप सौंदर्य तक ही सीमित नहीं हुआ, बल्कि उसका संबल पाकर वो और भी अधिक मुखरित हो गया है। निराला, महादेवी, पंत और प्रसाद की कविताओं में इसी रागात्मक, भावात्मक सौंदर्य की समन्वित दृष्टि का परिचय हमें उपलब्ध होता है। प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा का जो सौंदर्य वर्णन किया है, उसकी सौंदर्य चेतना यहाँ अवलोकनीय है। प्रसाद कहते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रृंगारिकता और प्रेम के चित्रण में, तो यहाँ पर छायावादी कवियों के काव्य में प्रेम के चित्र भी स्थूल नहीं हैं। उनमें शारीरिक क्रिया व्यापारों की अपेक्षा भाव दशाओं, मार्मिक अनुभूतियों, आशा, व्याकुलता, तल्लीनता, निराशा, पीड़ा, अतृप्ति, स्मृति आदि मनोभावों का नवीन एवं मार्मिक चित्रण है। जहाँ रीतिकालीन काव्य में कामदशाओं का वर्णन नायक नायिका के माध्यम से होता था, वहाँ छायावादी कवि स्वानुभूति को स्वयं लोक सामान्य भूमि पर प्रस्तुत करते हैं। उनके तथा उनके पाठकों के बीच में कोई अन्य नहीं होता। कवि की अनुभूति इतनी सच्ची और तीव्र होती है तथा वह उसे अपनी कल्पना एवं काव्य कौशल के द्वारा और भी अधिक परिष्कृत कर देता है। इस प्रकार उनकी छायावादी कवियों की जो रचना है वो मानव मात्र को रससिक्त कर देती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके काव्य की एक अन्य विशेषता है सौंदर्यमयता। चूँकि छायावादी काव्य अंतर्मुखी चेतना का काव्य दर्पण है और श्रृंगारिकता की बात है, तो छायावादी काव्य प्रेम, श्रृंगार और यौवन का काव्य है। छायावादी कवियों ने प्रकृति, मानव और जीवन की व्याख्या में जिन उपादानों को साधन बनाया, उनमें श्रृंगार की प्रमुखता है। यद्यपि यह श्रृंगार रीतिकालीन वासना के दलदल से रिक्त सूक्ष्म भावाभिव्यंजना का प्रसाद है। चूँकि छायावादी कवियों की नारी प्रेयसी है, सौंदर्य की देवी है और आध्यात्मिक प्रेम की प्रतिमा है, इसलिए उनका श्रृंगार अश्लील, नग्न और स्थूल न होकर सूक्ष्म, आवरणबद्ध और विशुद्ध आदर्श से युक्त है। यही कारण है कि इस काव्यधारा में स्थूल श्रृंगारिकता को जगह नहीं मिल सकी। यहाँ पर एक उदाहरण स्वरूप देखिए कि पंत ने अपनी प्रेयसी को प्रेम के धरातल से ऊपर स्थित कर पूजा पद पर आसीन कर दिया। उसका वर्णन करते हुए कहते हैं,
विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूंदे दुहरे दृग द्वार। इसी प्रकार इस युग की एक अन्य प्रमुख विशेषता है वेदना और करुणा। छायावादी कवियों में भारतीय दर्शन के प्रति विशेष मोह है। बौद्ध धर्म की सैद्धांतिक मान्यताओं, अद्वैतवाद की व्यवहारिक क्रियाओं और अन्यान्य दर्शन प्रणालियों का गंभीर अध्ययन इन कवियों का प्रिय विषय रहा है। फलस्वरूप इनमें वेदना, करुणा, दुख और पीड़ा का आधिक्य है। संसार की नश्वरता ने इनमें वेदना का सरित प्रवाह बुलाया है। महादेवी वर्मा को तो वेदना की गायिका ही कहा जाता है। अपने आराध्य को वे पीड़ा में ही पाना चाहती हैं। वे कहती हैं, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। इस प्रकार इसकी अगली विशेषता है नारी की नवीन स्वीकृति। कविता और नारी सहजात हैं। नारी चित्रण युगानुरूप होकर कवियों का विषय चिंतन और कविता का मंगल साधन रहा है। स्वाभाविक है कि छायावादी कवियों में भी नारी के प्रति एक सहज वृत्ति रही है, पर इतना अवश्य है कि इस युग में नारियों को वासना की सज्जा न मानकर कवियों ने अपनी जातीय संस्कृति की लज्जा निभाई है। इन कवियों की दृष्टि में नारी प्रेसी, जीवन सहचरी, माँ आदि रूपों में वंदनीय है। त्याग की मूर्ति, स्नेह की प्रतिमा, सौंदर्य की देवी अंगीकृत होने के कारण ही इनके चित्रण में मांसलता परिधान में लिपटी है, नग्नता लज्जाशील है और वासना प्रेम कल्पना में सुसज्जित। नारियों के प्रति इन कवियों की दृष्टि सदैव आध्यात्मिकता से लिप्त रही। यहाँ पर हम जयशंकर प्रसाद का एक उदाहरण देखेंगे कि प्रसाद की नारी का सुकुमार, पवित्र और कमनीय रूप कितना सुंदर है। प्रसाद कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावादी कवियों की रचनाओं में नारी जीवन की सामाजिक स्थितियों पर गहरी संवेदना और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित है। इसी प्रकार छायावादी कवियों पर पलायनवादिता का आरोप लगाया जाता है। छायावादी कविता की कोरी कविता या अभिव्यक्ति के एक विशिष्ट शैली मानने वालों को के एकांगीपन और उसमें समाविष्ट राष्ट्रीयता के स्वर तथा सांस्कृतिक मूल्यों को अनदेखा अनसुना करने के परिणाम स्वरूप उस पर पलायनवादी काव्य होने का आरोप लगाया जाता है। यह सच है कि इस युग के काव्य में व्यक्तिवादी चेतना प्रमुख है। अधिकांश रचनाओं में निराशा, विषाद और पीड़ा की अभिव्यक्ति है। राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्र को उद्बोधन देने वाली कविताएं कम हैं और कवि जीवन तथा जगत की भयंकर कटु वास्तविकता से भागकर प्रकृति की क्रोध, नारी के आंचल की छाया या कल्पना लोक में शरण लेने का प्रयास करते देखे जाते हैं। फिर भी जब हम प्रसाद के उद्बोधन गीत, निराला के बादल राग, प्रसाद के आंसू में मानवतावाद का स्वर और कामायनी में आज के वैज्ञानिक औद्योगिक युग की अशांति और संघर्ष के कारण तथा उनसे मुक्ति पाने का मार्ग देखते हैं, तो हमें यह सारे आरोप झूठे लगने लगते हैं। प्रसाद और महादेवी की वेदना सेवावाद और मानवतावाद में परिणत होती है, न कि कोरे रुदन, चीत्कार और अकर्मण्यता में। वह सृष्टि की अस्वीकृति का काव्य नहीं है, संन्यास और निवृत्ति मार्ग पर चलने का परामर्श देने वाला काव्य नहीं है। वह सृष्टि को स्वीकार करता है, आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं, भावना के स्तर पर भी मानव को एक मानने तथा सुख दुख में सहयोगी होने का संदेश देने वाला काव्य है। अकर्मण्यता की जगह आत्मविश्वास और कर्मवाद का संदेश यह इन छायावादी कवियों ने अपने साहित्य में दिया। इस प्रकार वादी काव्य को रहस्यवादी काव्य कहकर भी इसका वर्णन किया गया है और छायावादी
जो रहस्यवाद है वो एक भिन्न प्रकार का रहस्यवाद है। इसका विषय लौकिक प्रेम होता है और इसमें प्रणय का आलंबन रूपवती स्त्री होती है और इनका जो क्षेत्र है वो मनोजगत है। तो मनोजगत के सूक्ष्म सत्य को मन की विविध अवस्थाओं और भावनाओं के द्वारा इसमें चित्रित किया जाता है। यह सत्य है कि आधुनिक काल के हिंदी रहस्यवादी कवियों का आलंबन निराकार ब्रह्म होता है और वह अनंत और अज्ञात प्रीतम से ही प्रणय संबंध स्थापित करता है, पर उसके पीछे धार्मिक सांप्रदायिक प्रेरणा नहीं होती। इस प्रेरणा का स्रोत मानवीय और सांस्कृतिक होता है। छायावादी कवि कण कण में उस परम सत्ता के दर्शन करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को परम तत्व की छाया मानकर उससे प्यार करने की बात कहते हैं। प्रकृति को चेतन सत्ता से अनुप्राणित मानते हैं और सबको भाई भाई और एक ही परम सत्ता का अंश मानकर प्यार और सह अस्तित्व पर बल देते हैं। इनका रहस्यवाद साधनात्मक ना होकर भावनात्मक है। इस प्रकार भावनात्मकता, कल्पना वैभव और अभिव्यक्ति की चारुता ने आज के रहस्यवादी काव्य को अधिक मोहक, संवेद और कलात्मक बना दिया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण छायावादी काव्य चेतना की एक अंतः प्रवृत्ति है। प्रकृति के विराट सौंदर्य के प्रति गहन संवेदना का प्रकाशन इन छायावादी कवियों की चेतना है। छायावादी काव्य और प्रकृति के संबंध को दर्शाती हुई महादेवी वर्मा कहती हैं कि छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस संबंध में प्राण डाल दिए जो प्राचीन काल में बिंब प्रतिबिंब रूप में चला आ रहा है और जिसके कारण मनुष्य को अपने दुख में प्रकृति उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती थी। छायावादी कवियों में काव्य प्रकृति चित्रण सहधर्मिणी, सहचरी और प्रेसी के रूप में हुआ है। कहीं वह प्रेम की दीक्षा देती है, कहीं ज्ञान की भिक्षा देती है और कहीं अध्यात्म की शिक्षा देती है। प्रकृति चित्रण के संदर्भ में निराला की बादल राग, जूही की कली, शेफाली, संध्या सुंदरी तथा प्रसाद की चित्राधार और कामायनी, पंत की बाल सहचरी और स्वप्न प्रिया हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं और यहाँ प्रकृति से याचना करते हुए देखिए पंत की कविता का सुंदर उदाहरण है। सिखा दो ना हे मधुप कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान, कुसुम से चुने कटारों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान। इस प्रकार छायावादी कवियों के काव्य में प्राकृतिक और मानवीय सौंदर्य की भूमि पर अधिष्ठित है। प्रसाद ने अपनी आरंभिक कविताओं में प्रकृति की रमणीयता पर मुग्ध होकर उसके सौंदर्य प्रभावों को अंकित किया। इनकी प्रकृति संबंधी दृष्टि में नवीनता और ताजगी है। छायावादी कवि प्रकृति को जड़ न मानकर चेतन मानते हैं और उस पर चेतना का आरोप कर उसका मानवीकरण करते हैं। अधिकांश छायावादी कवियों ने प्रकृति के कोमल, रमणीय और मोहक रूप ही उकेरे हैं। नारी के रूप, यौवन और कोमल भावनाएं सदा से ही काव्य के विषय रहे हैं और कवियों ने उनको प्रकृति के माध्यम से ही दिखाने का प्रयास अपने साहित्य में किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने अत्यंत अल्प काल में ही छायावाद ने अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। आज हम लोग इसके छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों के भाग 1 में हमने इसके भाव संयोजन और काव्य विषय के बारे में जाना। इसके दूसरे भाग में हम लोग छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों की शिल्पगत विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।